हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। ठीक है। नेट हिंदी नेट हिंदी जून 2025 की हम आज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था 29 जून 2025 को। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो आज हम लोग अपने जो पीवाईक्यू हैं उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आइए तो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप लोग सॉल्व करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा अपने कॉपी में, और फिर मैं उसका आपको आंसर बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? भिड़ंत, ए ऑप्शन है भिड़ंत, बी धनिया, सी रेणु, डी बुझावल, ई रज्जू। बताइए कौन सा इनमें से स्त्रीलिंग है? दरअसल एनटीए ने इसका उत्तर माना है ए। एनटीए ने इसका उत्तर क्या माना है? ए माना है। मतलब कि भिड़ंत, रेणु और रज्जू ये स्त्रीलिंग है, और धनिया और बुझावल को नहीं माना है। जबकि अगर हम बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग ये सभी स्त्रीलिंग है। भिड़ंत भी स्त्रीलिंग है, धनिया भी स्त्रीलिंग है, रेणु भी स्त्रीलिंग है, बुझावल भी स्त्रीलिंग है, रज्जू भी स्त्रीलिंग है। और ये अगर हम बात करें, इसका रेफरेंस देखें, रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगा इसका? जो हरदेव बाहरी हैं, हरदेव जो बाहरी की जो शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश में हमें देखने को मिलता है कि ये सभी शब्द जो यहाँ पर एनटीए ने पूछे हैं, भिड़ंत, धनिया, रेणु, बुझावल और रज्जू, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द जो हैं तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। और लेकिन चूंकि एनटीए ने केवल एसीई को माना है, मतलब भिड़ंत को, रेणु को और रज्जु को। ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि ये सभी सही हैं, ये सभी आंसर सही हैं, इसमें से सभी स्त्रीलिंग हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भाषा पैतृक संपदा है, भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक व्याकरणिक संरचना समान होती है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें से जो है तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी नंबर। सी नंबर मतलब कि बी और डी। बी सही है और डी सही है। बी क्या कह रहा है? भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक बात। और डी नंबर क्या है? प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। चलिए तो पहले हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, बी और डी क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है। ठीक है, पहले ये क्यों रॉन्ग है हम इनको देखेंगे। बी क्या कहता है? भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप भारत में रहते हैं। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप भारत में रहते हैं तो आप ये देखिए कि जब बच्चा 4-5 साल का होता है, उसकी उम्र 4-5 वर्ष होती है, तो क्या उसके बाद जब वो जब वो पहली क्लास में जाता है, फर्स्ट क्लास में, यूकेजी एलकेजी जिस भी क्लास में हो जाता है, तो क्या उसे हिंदी बोलना सिखाया जाता है? हिंदी ग्रामर बाकायदा पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या हिंदी बोलना, क्या मम्मी पापा बोलना उसे सिखाया जाता है? नहीं ना। वो क्या देखता है? वो अपने इन्वायरमेंट से, वातावरण से देखता है और सीखता है, देखकर सीखता है। ठीक है, लर्न करता है लोगों से देखकर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने भाषा क्या की? अर्जित की। उसने भाषा क्या करी? अर्जित करी। ठीक है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। अब ऐसा एग्जाम्पल, दूसरा आप एग्जाम्पल समझिए कि कोई बच्चा हिंदुस्तान का है। ठीक है, और वो जैसे उसका जन्म हुआ, वो चला गया इंग्लैंड, चला गया। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो जब यहाँ लौट कर आएगा 2 साल 4 साल बाद या 10 साल बाद, तो वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाषा
भाषा अर्जित की जा सकती है, उसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हम देखेंगे अगर, तो इसमें से बी और कौन सा सही था, डी सही था। दूसरा क्या है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। आप लोगों ने ये एक उक्ति सुनी होगी कि, ये वाली उक्ति सुनी है ना, घाट घाट पर बदले पानी और चार कोस में बदले वाणी, ऐसा कुछ आपने उक्ति सुनी होगी, चार कोस में बदले वाणी, ठीक है, ऐसी उक्ति। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे कहीं पर रह रहे हैं, किसी जिले में रह रहे हैं, ठीक है। अब जिले में, उसी जिले में कितने हजारों गांव होंगे, ठीक है, हजारों गांव होते हैं। अब उन्हीं गांव में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार उसमें भी भिन्नता पाई जा रही है, शब्दों की बनावट में, शब्दों के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन जो उनका है उनमें भिन्नता पाई जा रही है, ठीक है। जैसे हमने पूरे भारत में देखें या उत्तर भारत में हम देखें, तो पूर्वांचल हो गया, बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इस तरह जो है तो बांट कर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रीय जो भाषा में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं तो हैं ही, उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे हम थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो भाषा में हम परिवर्तन देखते हैं, भाषा में हम क्या देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे सही हो गए, बी नंबर डी नंबर। अब हम देखेंगे कि ए सी और ई क्यों रॉन्ग हैं। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये तीनों क्यों रॉन्ग हैं। भाषा पैतृक क्षमता है, बिल्कुल गलत बात। पैतृक क्षमता कैसे हो जाएगी, अभी हमने देखा कि भाषा अर्जित की जाती है, भाषा अर्जित की जाती है, तो पैतृक कैसे हो जाएगी। क्या भाषा, ऐसा होता है कि भाषा आप जन्म से ही लेकर आते हैं क्या, ऐसा तो नहीं होता, उसे तो हम अर्जित करते हैं, अपने वातावरण से देखकर सीख कर उसे अर्जित की जाती है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं सी नंबर, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती, गलत बात। दरअसल होता क्या है कि भाषा जो होती है वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है, ठीक है। आप खुद सोचिए ना कि किसी भी चीज में उसका मतलब अवनति होगी या उन्नति होगी, तो जाहिर सी बात है उन्नति होगी। हाँ, ये हो सकता है कि क्षेत्रीय बोलचाल की भाषाओं में कुछ अपने सहूलियत के अनुसार व्यक्ति उसे क्या कर लेता है, शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम व्याकरणिक स्तर पर बात करें तो भाषा जो होती है वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है, उसमें और निखार आता है, ठीक है। और अगर हम, ठीक है, तो हमारा ए हो गया, सी गलत हो गया, ठीक है। ई में क्या है, प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है, गलत बात। ये कैसे हो सकता है, आप ये देखिए कि एग्जाम्पल समझिएगा, एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझिएगा, ये बोल रहे हैं कि व्याकरणिक संरचना जो होती है, व्याकरणिक संरचना जो होती है वो समान होती है, ठीक है, समान होती है। अब अगर अगर मान लीजिए ऐसा है, अगर हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ऐसा है, तो आप ये सोचिए कि हमारे जो, मान लीजिए इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, उर्दू ले लेते हैं, उर्दू ले लेते हैं, ठीक है, इनको ले लेते हैं। तो इनमें आप देखिएगा कि इन तीनों का जो है तो ग्रामर अलग है। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का ग्रामर सेम हो, सभी का ग्रामर अलग है। या फिर हम मराठी में जाएंगे तो उसका ग्रामर हमें अलग से देखने को मिलता है। तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये स्टेटमेंट जो है तो ये गलत है, व्याकरणिक संरचना समान नहीं हो सकती, सभी भाषाओं की व्याकरणिक संरचना अलग अलग होती है। तो हमारा यहाँ कौन सा सही है, बी नंबर सही हो जाएगा और डी नंबर सही हो जाएगा, मतलब सी नंबर, ठीक है। अब अगर हम कुछ और इसकी विशेषताएं देखेंगे, भाषा की कुछ और विशेषताएं हम देखेंगे, तो उसका क्या होगा, पहली चीज हम इसकी नोट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे काम का है, यूनिट 1 का है ये क्वेश्चन। विशेषताएं, हम विशेषताएं नोट कर लेते हैं। पहली चीज हमने क्या देखी कि भाषा क्या की जाती है, अर्जित की जाती है, ठीक है, पैतृक नहीं है ये याद रखिएगा कि भाषा पैतृक नहीं है, अर्जित की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि भाषा जो है, दूसरी चीज हमने क्या देखी कि भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, भौगोलिक सीमा होती है, भौगोलिक सीमा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, भौगोलिक सीमा का मतलब क्या हुआ कि भाई हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा बदलती रहती है, ठीक है। तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, भाषा एक क्या कहेंगे हम इसे, भाषा को क्या कह सकते हैं, सामाजिक वस्तु कह सकते हैं, सामाजिक वस्तु कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो है तो ये भाषा का प्रवाह जो है वो अविच्छिन्न होता है, अविच्छिन्न होता है। भाषा का प्रवाह कैसे होता है, अविच्छिन्न होता है। अविच्छिन्न का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यू जो है भाषा लगातार, आज से हजारों साल पहले आप जाकर देखिए और आज की भाषा में देखिए तो लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित
परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक हम विशेषता ये भी कह सकते हैं कि भाषा निरंतर क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। ठीक है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा सबसे जो जनरल इसकी विशेषता है कि संप्रेषण का माध्यम है। भाई जब आपसे कोई भाषा की डेफिनेशन पूछता है तो आप सीधे क्या बताएंगे उसे, पहली चीज तो आपको यही बोलनी चाहिए कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास भाषा नहीं होती तो आप वार्तालाप कैसे स्थापित कर पाते, संभव ही नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा एक और हम पेज ऐड कर लेते हैं, वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसकी छठवीं विशेषता क्या हो जाएगी, इसकी जो 6 विशेषता होगी वो ये है कि भाषा का जो ढांचा होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र ढांचा होता है। ठीक है, स्वतंत्र ढांचा होता है। ठीक है, भाषा का ढांचा कैसे होता है, स्वतंत्र होता है, और भौगोलिक रूप से स्थानीकृत होता है, स्थानीकृत। ठीक है, मतलब कि जिस क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ एक फिक्स होगा, उसका भाषा का जो होगा रूल फिक्स होगा, उसकी बनावट फिक्स होगी, उसके उच्चारण फिक्स होंगे उस क्षेत्र विशेष के, और बाकी अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो वो परिवर्तित होते रहेंगे। ठीक है, सातवीं विशेषता क्या थी इसकी, सातवीं विशेषता हम ये कह सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं कि ये पारंपरिक कह सकते हैं, पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक कह सकते हैं, या कहेंगे कि क्या कह सकते हैं, अब पारंपरिक की जगह आप ये ऐड कर लीजिए कि इसकी व्याकरणिक संरचना जो हो, व्याकरणिक संरचनाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, भाषा की 7 विशेषताएं हो गई। ये हमने पीछे क्या देखा था, अर्जित है, पैतृक नहीं होती, भौगोलिक सीमा होती है, सामाजिक वस्तु है, इसका प्रवाह लगातार होते रहता है अर्थात ये परिवर्तनशील है, संप्रेषण का माध्यम है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, भाषा स्वतंत्र ढांचा है इसका, स्थानीकृत है, और व्याकरणिक संरचना इसकी अलग अलग होती है। ठीक है, ठीक बात, तो हमारा ये क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब बताइए सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, अब ये क्या है, सूची 1 में क्या है, कुछ कविताओं की पंक्तियां दी गई हैं। सूची 1 में, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा जूम हो गया है ये। हाँ हाँ, सूची 1 में जो है तो कुछ कविताओं की पंक्तियां दी गई हैं, जैसे जले ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ऐसे तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें तेरा अवसाद, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आके चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर से। अब इनमें से आपको क्या करना है, सूची 2 में से मिलान करना है कि कौन सी पंक्तियां किस लेखिका की हैं, महादेव लेखक या लेखिका की, महादेवी वर्मा, गजानन माधव भक्ति बोध, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। इसमें से सही उत्तर चुनना है, बताइए तो फिर। इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो सही कौन सा है, बी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का कौन सा है, 4 है, ए का कौन सा है, 4 है। ठीक है, मतलब जले ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये कौन से किसकी पंक्तियां हैं, नागार्जुन की कविता की पंक्तियां। ठीक है, बी का कौन सा होगा, बी का जो है तो तीसरा है, मतलब कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये जयशंकर प्रसाद की कविता की पंक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो सी का पहला होगा, सी का क्या होगा, पहला। सॉरी, इसको थोड़ा ये यहाँ पर मिक्सचर हो रहा है, तो इसको हम पूरा क्लियर करके फिर से देख लेते हैं, ये मिक्सचर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे देख लेते हैं, हमने क्या देखा, ए का चौथा है, मतलब कि इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जले ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक का नागार्जुन की काव्य की पंक्तियां हैं। ठीक है, बी का क्या है, तीसरा, ये बी है। ठीक है, मतलब सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनित संकुचित बैठी सी, जयशंकर प्रसाद की कविता की पंक्तियां हैं। सी का क्या होगा, पहला होगा, तेरा ऐसे तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें तेरा अवसाद, ये महादेवी वर्मा की काव्य की पंक्तियां। ठीक है, और डी नंबर जो होगा उसका क्या होगा, दूसरा होगा, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें छिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, किसके हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये पंक्तियां तो आपको समझ में आ गई किस रचनाकार की, अब ये बताना है कि किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं, कविता का आपको नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंधेर अंधेर नगरी नाटक के अंकों का स्थान का सही क्रम बताना है। ए नंबर बाजार, बी जंगल, सी राजसभा, डी अरण्य, ई बाह प्रांत। बताइए इसका सीक्वेंस क्या होगा, अंकों में जो
आया है उनका सीक्वेंस बताइए आप। इसका जो है तो आंसर होगा डी, अर्थात पहले नंबर में क्या आ रहा है। हमें ये पता होना चाहिए कि अंधेर नगरी नाटक में जो है तो अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। 6 अंक हैं, उन 6 अंकों के हमको नाम याद होने चाहिए विद सिक्वेंस, ठीक है। तो पहला क्या है, पहले अंक में कौन सा आता है, पहले अंक में है बाह प्रांत का वर्णन, बाह प्रांत का, ठीक है। दूसरे अंक में क्या है, बाजार का वर्णन है, ठीक है। तीसरे अंक में क्या है, तीसरे अंक में है जंगल आता है, जंगल, ठीक है। चौथे अंक में क्या आता है, राज्यसभा, ठीक है। पांचवें अंक में क्या आएगा, पांचवें अंक में आएगा अपना अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल ही होता है अरण्य मतलब। और छठवें अंक में क्या आएगा, छठवें अंक में शमशान है, शमशान, ठीक है। तो टोटल 6 अंक हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या डी ऑप्शन सही होगा। ई होगा पहले बाह प्रांत, उसके बाद ए होगा बाजार, उसके बाद होगा जंगल, उसके बाद होगा राज्यसभा, उसके बाद अरण्य। इसमें 5 ही दिए हुए हैं, जो छठवां अंक है वो शमशान है। अब आपको ये बताना है अंधेर नगरी के बारे में कुछ पॉइंट्स आप बताइए कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। तो अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचनाकार हैं, ठीक है। ये नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कीर्ति की, ये थोड़ा सा टाइपिंग में कट गया है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कीर्ति है यहाँ पर, कीर्ति है यहाँ पर, ठीक है। कीर्ति के द्वार पर सबके, इसको मैं पढ़ देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को है, जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है। कथन क्या है, कथन कह रहा है कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा, स्त्री सेवा पद्धति। बताइए ये किस निबंध से लिया गया है। तो इसका आंसर है दिल्ली दरबार दर्पण। ये कथन जो भारतेंदु का है दिल्ली दरबार दर्पण से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ पॉइंट आप जान लीजिए यहाँ पर। अब जब भारतेंदु जी का जिक्र आ ही गया है तो हम भारतेंदु जी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एक पेज ऐड कर लेते हैं, वहां पर देखते हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहली चीज तो हमें ये समझ के चलना चाहिए कि जो इन्हीं के नाम पर पहला क्या चला है, भारतेंदु युग चला है, भारतेंदु युग चला है, ठीक है। जिसे आधुनिक काल का युग भी कहा जाता है, आधुनिक गद्य का युग भी कहा जाता है। ये कब से चला है, 1850 ईस्वी से चला है, 1850 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि भारतेंदु को निबंध का जनक भी कहा जाता है, हिंदी निबंध का जनक भी कहा जाता है। इन्हें जनक भी जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो ये हमारे सिलेबस में निबंध लगा हुआ है, दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण जो निबंध लगा हुआ है, इसमें क्या है, दिल्ली में जो दरबार लगा था अंग्रेजों के ज़माने में उसका वर्णन है। दिल्ली में जो दरबार हुआ था उसका इसमें वर्णन किया है भारतेंदु ने, ठीक है। यहाँ इस निबंध में क्या है, भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना हम देख सकते हैं। इसमें भारतेंदु की हमें क्या दिखाई देती है, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना, ठीक है। देशभक्ति की भावना हमें यहाँ देखने को मिलती है, देशभक्ति की भावना, ठीक है। देशभक्ति की भावना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं इसमें, ये जो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये दरबार है ये कब दरबार लगा था, तो ये जो था 1877 में ये दरबार हुआ था, 1877 में, ठीक है। इसमें जो सम्राट थे वो एडवर्ड सेवंथ को भारत का सम्राट, इसमें जो क्या हुआ था इस दरबार में, एडवर्ड एडवर्ड सेवंथ को क्या किया गया था, भारत का सम्राट नियुक्त किया गया था, भारत का सम्राट, ठीक है। एडवर्ड सेवंथ को भारत का सम्राट नियुक्त किया गया था इसमें, ये नोट करिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और उसके अलावा क्या है, अब इसमें इस जो निबंध में है, बेसिकली इस निबंध में भारतेंदु ने क्या बताया है कि भव्यता का वर्णन किया है। भव्यता मतलब वो जो दरबार हुआ था उसकी भव्यता का वर्णन किया है, ठीक है।
तो हमारे क्वेश्चन हो गए। इसका आंसर क्या था? दिल्ली दरबार दर्पण। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। कामायनी कविता है जो जयशंकर प्रसाद की, उसकी ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनका सीक्वेंस हमें अरेंज करना है। यही त्रिपुर है देखा तुमने। बी नंबर सास शस्त्र अच्छा में पलते। सी नंबर क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। डी नंबर ये विज्ञान भरे अनुशासन। ई नंबर स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। बताइए इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही होगा? इसमें से आपका आंसर जो है वो सी सही है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, सी नंबर मतलब इसका सीक्वेंस अगर हम बात करें तो सीक्वेंस में आएगी, पहली पंक्ति आएगी पहले नंबर पर। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, स्वयं स्वयं व्यस्त पर शांत बने से, पर शांत बने से। ठीक है, स्वयं व्यस्त पर शांत बने से पहली चीज हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरा इसकी पंक्ति कौन सी आएगी? शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते। शस्त्र रक्षा में पलते, रक्षा में पलते। ठीक है, दूसरी पंक्ति इसकी आएगी। तीसरी पंक्ति कौन सी आएगी? तीसरी पंक्ति यहाँ पर आएगी, ये विज्ञान भरे अनुशासन। ये विज्ञान भरे अनुशासन, अनुशासन। ठीक है, चौथी पंक्ति कौन सी आएगी? चौथी पंक्ति हमारी आएगी, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। ये सब पंक्ति किसकी हैं? कामायनी की हैं। क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। ठीक बात। और पांचवा जो है, तो पांचवा हमारा आएगा, यही त्रिपुर है देखा तुमने। यही त्रिपुर है देखा तुमने। ठीक, यही त्रिपुर देखा है तुमने, ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कामायनी के बारे में। कामायनी जो है, तो यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं। कामायनी के बारे में अगर हम बात करें तो कामायनी जो है, कामायनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन हुआ है 1936 में, 1936 ईस्वी में। इसके लेखक रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, प्रसाद का जन्म वर्ष क्या है? 1889, 1889 ईस्वी में प्रसाद का जन्म वर्ष है, प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में हमारे 15 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें से अंगिरस कौन सा है? अंगिरस, अंगिरस क्या होता है? अंगिरस जो रचनाएं होती हैं, जो काव्य होते हैं, उसमें से एक प्रमुख रस होता है, प्रधान रस होता है, उसे अंगिरस कहते हैं। इसमें अंगिरस जो है हमारा वो शांत रस है। ठीक है, शांत रस, ये नोट करिएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो मुख्य छंद है, मुख्य छंद कौन सा है? तांटक है। मुख्य छंद क्या है? तांटक है। तो पहला प्रकाशन हो गया, दूसरा रचनाकार हो गया, तीसरा सर्ग हो गया, चौथा अंगिरस हो गया, पांचवा इसके छंद छंद हो गया, प्रमुख छंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ चीज़ें और हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या जान लेते हैं? जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं, प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। लगे हैं तो हम प्रसाद को ही कवर कर लें यहाँ पर, प्रसाद की कुछ रचनाएं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं हम रचनाओं को देखेंगे, उसके साथ ही उसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। उर्वशी है, उसके बाद कौन है? उर्वशी के बाद हम वन मिलन को देख सकते हैं। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1909 में, वन मिलन का है, वन मिलन भी 1909 में ही आई है। तीसरा जो हम देखते हैं तो अयोध्या, अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार, इसका प्रकाशन क्या है? इसका प्रकाशन है 1910 ईस्वी में। ठीक है, फिर हम देखेंगे तो इनकी जो रचना है शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 ईस्वी। ठीक है, और पांचवा इनका जो है तो बभ्रू वाहन। ठीक है, बभ्रू वाहन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1911। ठीक है, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। इनकी छठवीं रचना जो है वो है कानन कुसुम, कानन कुसुम, कानन कुसुम।
इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी। ठीक है। और जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है वो क्या है? झरना। झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918। अब ये यहीं तक लिस्ट नहीं है, और भी है। अब आप जाकर खुद भी थोड़ा रिसर्च करिएगा और देखिएगा और कौन कौन सी है। मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। एक तो कामायनी आपने देख ही ली, उसके अलावा लहर भी इनकी एक रचना है, महत्वपूर्ण है। आंसू एक इनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो ये रचनाओं को आप देख लीजिएगा, इनका एक बार प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब हम कहाँ पर थे अपने? हमारा एक चौथा क्वेश्चन हो गया था, हमने पंक्तियां अरेंज करनी थी कामायनी के। ठीक है। ये कुछ हमने पॉइंट देखे कामायनी के बारे में और जयशंकर प्रसाद के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीयूषे कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, किस कवि की पंक्ति है? मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, किसकी किसकी ये पंक्तियां हैं? तो ये हमारे जो हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्ति है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ठीक है। और अब ये क्वेश्चन, ये किस काव्य से पंक्तियां ली गई हैं? तो ये पद्मावत, पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है। अब कुछ हम इसके बारे में पॉइंट जान लेते हैं। जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं, वो क्या है? एक सूफी संत कवि हैं। सूफी फकीर, सूफी कवि हैं। सूफी कवि हम कह सकते हैं, सूफी कवि। इनका पूर्ण नाम क्या था? इनका पूर्ण नाम हम, जैसा कि इनका हम पूर्ण नाम क्या जानते हैं? फकीर शेख मोहिदी, शेख मोहिदी। ठीक है। इनका पूर्ण क्या नाम था? फकीर शेख मोहिदी। ठीक है। सॉरी, ये जो थे तो फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। सॉरी, ये शिष्य थे, फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। ठीक है। और अब क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि जो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी, ये किस किस शासक के समकालीन थे? तो ये जो थे, ये शेर शाह, जो मुगल बादशाह था शेर शाह, उनके ये क्या थे? समकालीन थे। ठीक है। तथा अमेठी में ये आपने, इनका जो नाम है जायसी जो है, ये अमेठी में जायस के पास, अमेठी में जायस एक जगह है, वहाँ पर ये रहते थे। ठीक है। और इनकी कुछ रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो एक पेज ऐड कर लेते हैं और जायसी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जायसी की कुछ रचनाएं हम देख लेते हैं। जायसी रचनाएं। ठीक है। जायसी की कुछ हम रचनाएं यहाँ पर देखेंगे। पहला हम देखेंगे जायसी की जो रचनाओं में हम देखेंगे तो पद्मावत है, एक तो हमने यही देख लिया पद्मावत। दूसरा है अखरावट। तीसरा है आखिरी कलाम। ये सब आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है। एक प्रकार से आपके नोट्स ही बन रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा इनकी रचना जो है तो वो है चित्ररेखा। ठीक है। और हम कहेंगे तो कहरा नामा इनकी एक रचना है। ठीक है। इसके अलावा इनकी मसला नामा, मसला नामा। ठीक है। मसला नामा। ठीक है। सातवां। और कौन सी इनकी रचना है? कन्हावत भी एक बड़ी फेमस इनकी रचना है, कन्हावत। ठीक है। ये रचनाएं हैं इनकी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत। ठीक है। और अभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारे सिलेबस में पद्मावत शामिल है। ठीक है। तो पद्मावत जो है तो इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1540 ईस्वी में। इसका प्रकाशन हुआ है 1540 ईस्वी में। और इसमें कुल कितने खंड हैं पद्मावत में? अगर हम खंडों की बात करें, पद्मावत में खंडों की बात करें तो इसमें 57 खंड है। इसमें 57 खंड है। ठीक है। और इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? जो जायसी साहब हैं, इनके प्रिय अलंकार कौन सा है? इनका जो प्रिय अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ नोट्स हो गए जायसी और जायसी से संबंधित रचनाओं की। हमारे क्वेश्चन भी हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन हैं? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, 4-5 कथन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में ही नारी मताधिकार को वैधता प्रदान कर दी। दूसरा है, 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। फिर बेटी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टिक, अमेरिका नारीवादी की महत्वपूर्ण पुस्तक है।
डी नंबर है केट मिलेट की पुस्तक द फीमेल यूनक स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ है। ई नंबर सुसान बेसनेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन को अतिवादी रूप दिया। बताइएगा इनमें से कौन सा सही है स्त्री आंदोलन के संबंध में। तो इसमें से हमारा जो आंसर है वो है डी नंबर है। डी नंबर मतलब सी और बी सही है, सी सही है और बी सही है। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया था। ये हमारा सही है, ठीक है। उसके अलावा बेटी फ्राइडन के द फेमिनिन मिस्टेक अमेरिकी नारीवादी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो बेटी फ्राइडन, ये जो पुस्तक है द फेमिनिन मिस्टेक, ये किसकी रचना है, बेटी फ्राइडन की, और ये एक नारीवादी लेखक है, ठीक है। चलिए ये कुछ पॉइंट्स हो गए, अब कुछ अन्य पॉइंट देख सकते हैं। अब जो पहला हुआ है क्वेश्चन, अब हमने ये देख लिया ये दोनों सही हैं बी और सी। अब हम ये देखेंगे कि ए, डी और ई क्यों गलत है। ए कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में नारी मताधिकार को वैधता प्रदान की। ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएन जो है, यूएनओ जो है उसने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में 1946 में महिलाओं के लिए एक आयोग का गठन किया था, और उसका नाम क्या था, महिलाओं की स्थिति पर आयोग। महिलाओं की स्थिति पर आयोग, महिलाओं की स्थिति पर आयोग, ठीक है। महिलाओं की स्थिति पर आयोग उसका नाम था, ठीक है। उस आयोग का क्या नाम था, महिलाओं की स्थिति पर आयोग का गठन किया था 1946 में। यह क्या था, ये एक आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग था। एक प्रकार से इसे कहेंगे तो ये कार्यात्मक आयोग ये बनाया गया था, किसने, यूएन ने बनाया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, महिलाओं की स्थिति। इसका मतलब क्या है कि ये लैंगिक समानता की ओर एक कदम था। यूएन का लैंगिक समानता की ओर एक कदम था, लैंगिक समानता की ओर, अर्थात मेल और फीमेल में जो भेदभाव है उसको कम किया जाए, ठीक है। और जो बेटी फ्राइडन की पुस्तक है, जो ये द फेमिनिन मिस्टिक, ऐसा करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है, बेटी फ्राइडन की पुस्तक जो है, ये 1960 के दशक में, 1960 के दशक में इनकी जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, अमेरिकी महिलाओं के बीच जो घरेलू जीवन में जो उनका असंतोष था घरेलू जीवन के प्रति, उसको उजागर किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, अमेरिकी महिलाओं में अमेरिकी जो महिलाएं थी, उनके जो घरेलू जीवन था, उसमें जो क्या था, उसमें जो असंतोष था, असंतोष उसको इन्होंने उजागर किया, असंतोष को उजागर किया है, ठीक है, उजागर किया है इस पुस्तक में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करते चलिएगा। अभी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है कि अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ। बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है कि जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर ही रहे हैं, यूएन की बात हमने कर ली, तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, या अमेरिका जो था उसमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था, उसमें महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया, मताधिकार कब प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था 1920 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये आपका जीके का भी एक प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया स्त्री आंदोलन वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, सही नहीं है, अर्थात आपको इन कथनों में से बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है 2500 प्रश्नों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। दूसरा, मुख्य छंद कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या हैं। 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र कलहण ने पूरा किया था। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते। इसमें से आपको बताना है कौन से गलत हैं, सही नहीं बताना, आपको बताना है गलत कौन से हैं। इसमें से बताइए गलत कौन से हैं। तो इसमें से गलत जो है वो डी है। डी मतलब डी और ई, डी और ई ये दोनों गलत हैं, बाकी ये सही है। पृथ्वीराज रासो जो है तो 2500 प्रश्नों का एक बड़ा ग्रंथ है। इसमें छंद के रूप में कवित्त, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है, और ये 69 समयों या सर्गों में विभाजित है, ठीक है। अब जो ये गलत है डी, इनको देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र कलहण ने पूरा, गलत बात, कलहण ने नहीं, जलहण ने पूरा किया था। क्योंकि जो
ये थे चंद्रबरदाई के पुत्र थे, उनका नाम क्या था? जयभान था। ठीक है। और ई नंबर क्या है कि पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते। गलत बात। वो मानते हैं, ये कथन असत्य है, क्योंकि वो मानते हैं, वो क्या कहते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, अगर ये यहाँ पर नहीं होता, नहीं हट जाता, तब ये कथन सही हो जाता। मतलब पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना मानते हैं, तब ये सही हो जाता। ठीक है। तो इसमें से हमें क्या क्या जानने को मिला कि जो पृथ्वीराज रासो है, जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है 69 समयों में विभक्त है, 69 समयों, यह सर्गों में विभाजित है। ठीक है। और तीसरी चीज जो इसकी इंपॉर्टेंट है, इसके छंद हैं। इसमें कौन कौन सी छंदों का प्रयोग किया गया है? कवित, कवित, दोहा, तोमर, त्रोटक, त्रोटक, गाहा और आर्या। ठीक है। गाहा और आर्य छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बात क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये यहाँ पर 4-5 कुछ साहित्य अकादमी से सम्मानित कृतियाँ दी गई हैं। इनको आपको, इन्हें कब पुरस्कार दिया गया है, उसके पुरस्कार देने के वर्ष के आधार पर इसको आपको अरेंज करना है इनको। पहला है दो पंक्तियों के बीच, फिर मुझे जान चाहिए, आंगन के पार द्वार, टोकरी में दिगंत, कविता के नए प्रतिमान। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें से आपका जो होगा तो ए नंबर होगा। इसका जो सही है वो ए है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं, इनके, इनको अवार्ड मिलने के अनुसार, साहित्य अकादमी से इनको सम्मानित करने के अनुसार। ठीक है। और साथ में हम क्या करते चलेंगे कि हम ये भी कुछ चीज़ें अपने से देखते चलते हैं कि इनके रचनाकार कौन है और विधा कौन है। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इनका सीक्वेंस क्या होगा। पहले आंगन के पार द्वार है, उसके बाद है कविता के नए प्रतिमान, उसके बाद है मुझे जान चाहिए, फिर दो पंक्तियों के बीच, और फिर टोकरी में दिगंत। अब चलिए नेक्स्ट पेज में हम इनके रचनाकार, इनका और इनकी विधाएं देख लेते हैं। ठीक है। पहला हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या नोट करेंगे हम, कृतियाँ, कृतियाँ। ठीक है। उसके बाद हम उसका देखेंगे वर्ष। ठीक है। उसके बाद रचनाकार, रचनाकार, उसके बाद हम देखेंगे इसकी विधा क्या है, इन रचनाओं की विधा क्या है। ठीक है। ये एक प्रकार से आपके नोट्स बन रहे हैं, आप भी बनाते चलिएगा। ठीक है। तो पहली रचना आएगी वो क्या है, आंगन के पार द्वार है, आंगन के पार द्वार। ठीक है। ये इसका प्रकाशन क्या है, 1964 ईस्वी। ठीक है। इसकी रचनाकार कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। ठीक है। और इसकी विधा क्या है, ये काव्य है, मतलब ये कविता है। ठीक है। दूसरी रचना कौन सी थी हमारी, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। ठीक है। कविता, सॉरी थोड़ा राइटिंग के लिए मैं थोड़ा न्यू हूँ इस पर, टैबलेट पर, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे लिखने में। पर आप लोग इस पर नोट्स पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग को इग्नोर करिएगा। ठीक है। कविता के नए प्रतिमान, इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, नामवर सिंह। नामवर सिंह कौन क्या है, एक प्रख्यात आलोचक हैं। ठीक है। इनकी रचना है, नामवर सिंह की रचना है, और ये क्या है, आलोचना है, आलोचना है। ठीक है। ये क्या है, आलोचना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी रचना, मुझे चांद चाहिए। तीसरी रचना क्या थी, मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1996। ठीक है, 1996। इसके रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा जी इसके रचनाकार हैं। ठीक है। और यह एक क्या है, यह एक उपन्यास है। ठीक है। चार, यह एक क्या है, उपन्यास है। अब दो रचनाएं और हमारे उसमें थी, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चौथी रचना कौन सी थी, चौथी रचना थी हमारी दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच। ठीक है। दो पंक्तियों के बीच। ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 2002। इसके रचनाकार कौन है, राजेश जोशी, राजेश जोशी जी हैं इसके रचनाकार। और यह क्या है, काव्य है। ठीक है, मतलब एक कविता है। ठीक है। उसके अलावा था
5वीं रचना थी हमारी टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 2020 में। इसकी रचनाकार कौन है? अनामिका जी हैं। इनकी रचनाकार लेखिका कौन है? अनामिका जी हैं। यह क्या है? एक काव्य है, मतलब कविता है, ठीक है। तो ये हमारी रचनाएं हो गई, इनका प्रकाशन वर्ष हो गया, उसके रचनाकार हो गए और उनकी विधा हो गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इनका सीक्वेंस भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? कवि हैं, सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। मोहनलाल महतो, वियोगी, मधुकण, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, सूल फूल, भगवती चरण वर्मा, निर्माल्य, नरेंद्र शर्मा, अपराजिता। बताइए कौन सी रचनाकार की कौन सी रचना है? आपको सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट पर अपने आंसर भी लिखते चलिएगा, ठीक है। इसका आंसर है बी, मतलब कि मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है निर्माल्य, ठीक है। और रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता, और भगवती चरण वर्मा जी की रचना है मधुकण, और नरेंद्र शर्मा जी हैं जो इनकी रचना है सूल फूल, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। मोहनलाल महतो वियोगी हैं, उनकी रचना कौन सी है? निर्माल्य। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। भगवती चरण वर्मा जी की रचना है मधुकण, और नरेंद्र शर्मा जो है उनकी रचना है सूल फूल, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा इग्नोर करिए, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा कट गया है ये, ठीक है। हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको क्या बताना है? कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। आपको बताना है हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। बी नंबर है स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख वियर से निकल जाती है। सी है व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। डी है जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है इसमें से गलत कौन है। तो इसमें गलत ये है, डी नंबर। अब हम ये देखेंगे कि ये चारों क्यों सही हैं, ये तीनों क्यों सही हो, डी क्यों गलत है, ठीक है। तो पहले से शुरू करते हैं। ये जो तीनों हैं ये क्या है? ये तीनों सही हैं, और ये वाला जो है आपका कथन गलत है क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था, ठीक है। अब एक एक का एनालिसिस करते हैं। जैसे पहला कथन है ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये कथन हमारा एकदम सही है क्योंकि ध्वनियों का जब प्राचीन वर्गीकरण किया गया तो उसे स्वर और व्यंजन रूप में ही विभाजित किया गया। दूसरा कथन क्या है? स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख वियर से निकल जाती है। बिल्कुल सही बात है। स्वर जो होते हैं, हमने स्वर की परिभाषा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि स्वर मतलब क्या होता है कि जिसमें जब हम उच्चारण करें तो हवा जो मुख विवर जो होता है उससे अबाध रूप से, मतलब बिना रुके टुके निकल जाए। इनमें से अगर हम स्वरों को देखें तो स्वर कौन कौन से हमारे होते हैं, एक बार बताइए तो जरा। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, सॉरी ये ए है, ये ए होगा, ओ होगा, औ होगा, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है। आ ई ऊ ए ओ, अंग आहा, ये अनुस्वार अनुनासिक हैं। अंग आहा जो है तो अनुसार अनुनासिक है, ठीक है। ये हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है? व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। व्यंजन जो है तो उसमें हवा जो है तो वो अबाध गति से नहीं निकल पाती। जैसे हम का को लेंगे, का हमारे एक व्यंजन है। अब का कैसे बना है? का अगर हम इसे तोड़ेंगे वर्ण को तो का प्लस आ से बना हुआ है, ठीक है। अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है और यहाँ से आपको उसका वास्तविकता पता चल जाएगी। स्टेटमेंट कह रहा है व्यंजन वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। अब ये सोचिए आप कि ये का है, आप का को तो बोल लेते हैं। अब का जो है तो वो बना है क प्लस अ से, मतलब ये जो है ये है मूल व्यंजन, ठीक है। और ये जो है इसमें स्वर लगा हुआ है तब आप उसका उच्चारण कर पा रहे हैं, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण आप बिना स्वर के कर ही नहीं सकते। अब आप इसे करिए तो उच्चारण एक बार अपने खुद से, यहाँ पर आप बैठे वहाँ पर खुद इसका उच्चारण करके देखिए। क क कितना भी हल्के से भी बोलेंगे तब भी आ ही जाता है। इसका मतलब क्या है? अब जैसे खा का ही लीजिए तो खा कैसे बना हुआ है? खा हलंत प्लस आ से बना हुआ है, ठीक है।
अब इसका उच्चारण करके आप देखिए, बिना आ के उच्चारण कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसका उच्चारण हम अवात गति से नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि स्वर की सहायता से ही हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। अब जो डी नंबर है जो गलत हुआ है वो क्या है, जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं, गलत। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर वह होता है जो क्या हो, दीर्घ से और दीर्घ हो, दीर्घ से और दीर्घ हो, और दीर्घ हो, ठीक है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ना कि ह्रस्व। यहाँ पर ह्रस्व लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए गलत है। जैसे कि इसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ओम को, देखते हैं ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम का, तो ये क्या है, हमारा प्लुत स्वर है, ठीक है, ओम। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आलोचना, तद्भव, बालाबोधनी, इंदु, धर्मयुग। बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका जो होगा, हम अगर इसके प्रकाशन वर्ष के साथ जाएंगे तो इसका हम बी नंबर इसका सही है ऑप्शन। जैसे पहले आएगा बालाबोधनी, उसके बाद आएगा इंदु, उसके बाद आएगा धर्मयुग, उसके बाद आलोचना, उसके बाद तत्व। अब हम यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें नोट करते चलते हैं। हमें पत्रिका दी हुई है, अब हम इनके संपादक और इनका समय देख लेते हैं एक बार, ठीक है, प्रकाशन इनका देख लेते हैं, संपादक और इनका प्रकाशन। जैसे आलोचना के जो रचना का संपादक हैं वो भारतेंदु हैं, भारतेंदु हैं, ठीक है। और इसका जो समय है वो क्या है, 1874, ठीक है। तद्भव के संपादक कौन है, अंबिका प्रसाद, अंबिका प्रसाद गुप्त जी, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष समय क्या है, 1909, ठीक है। बाला बोधनी जो है, बाला बोधनी सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सॉरी। ऐसा करते हैं, हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं जिसमें से ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। एक कॉलम ही बना लेते हैं, पत्रिका, यहाँ पर हम लिख लेंगे संपादक, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं उनका समय, वो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक लाइन से, पहले ले लेते हैं हम बाला बोधनी, ठीक है। हम ये सीक्वेंस के अनुसार अब देख रहे हैं कि प्रकाशन इनका समय के प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका जो समय है उसी के अनुसार हम देख रहे थे। हमने क्या देखा था, बी नंबर था इसका ना। तो पहले आएगी बाला बोधनी, बाला बोधनी के कौन है, भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु जी हैं इसके संपादक। इसका समय कितना है, 1874 ईस्वी, ठीक है। दूसरी जो पत्रिका है वो है इंदु, इंदु के संपादक कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त, प्रसाद गुप्त जी हैं, अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं, और इसका प्रकाशन है 1909, ठीक है। तीसरी हमारी पत्रिका थी धर्मयुग, धर्मयुग है तीसरी पत्रिका, और इसके जो हैं तो धर्मवीर भारती जी हैं, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी, ठीक है। चौथा जो है हमारी जो पत्रिका है वो कौन सी है, आलोचना है, आलोचना। इसके संपादक हैं शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, शिवदान सिंह चौहान, और इसका प्रकाशन है 1951 ईस्वी, ठीक है। पांचवी पत्रिका थी हमारी तद्भव, ये तो बड़ी फेमस पत्रिका है तद्भव। इसके संपादक हैं अखिलेश, ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1999, ठीक है। तो ये हमारी पत्रिकाएं हो गई, उनका हमने संपादक देख लिया और उनका समय देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सूची दी गई हुई है, सूची में से हमें रचनाकार उनकी रचनाओं को क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। सॉरी थोड़ा, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा था, ज़्यादा जूम हो गया, एक सेकंड है। हाँ अब ये समझ में आ रहा होगा। हाँ बताइए, रचना एक साइड रचनाकार है, दूसरी साइड क्या है, रचनाएं हैं, आपको सुमेलित करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रहलाद चरित, लाला श्रीनिवास दास प्रद्युम्न विजय, राधाचरण गोस्वामी दमयंती स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट अमर सिंह राठौर। बताइए कौन से रचनाकार की रचनाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए है,
मतलब कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रद्युम्न विजय। प्रद्युम्न विजय, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जो है तो उनकी रचना है प्रहलाद चरित। राधा चरण गोस्वामी की रचना है अमर सिंह राठौर। और बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, मैच करना है। भारत दुर्दशा के अंक दिए हुए हैं, 5 अंक दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया हुआ है। आपको सुमेलित करना है कि कौन से अंक में कौन सा स्थान आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो होगा तो इसका बी आंसर है। बी आंसर में से पहले अंक में क्या है, पहले अंक में बीथी है। फर्स्ट अंक में क्या है, बीथी है, ठीक है। दूसरे अंक में क्या है, शमशान और टूटे फूटे मंदिर हैं। तीसरे अंक में मैदान आता है। चौथे अंक में क्या आएगा, तीसरे अंक में, और यहाँ पर क्या है, चौथा नहीं है, पांचवा अंक दिया गया है। तो पांचवा अंक में जो आएगा तो पांचवें अंक में कौन सा होगा, पांचवें अंक में हमारा किताब खाना होगा, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो नाटक है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, इसके रचनाकार तो आपको पता चल गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। इसमें अंक कितने हैं, इसमें अंक कुल 6 हैं, ठीक है। इसका प्रकाशन क्या है, 1880 ईस्वी में है, ठीक है। 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, एक नाटक है। ये तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये एक नाटक है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिखाया गया है, इसका कथ्य क्या है, कथ्य जिसे हम विषय वस्तु कहते हैं, विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है इस रचना की, इस नाटक की, तो इसमें भारतेंदु जी ने भारत की जो तत्कालीन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तत्कालीन राजनीतिक राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा पर, सामाजिक दुर्दशा सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है, ठीक है। का प्रतीकात्मक चित्रण किया है भारतेंदु ने, ठीक है। भारतेंदु जी ने चित्रण किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक चीज हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, भारतेंदु जी के कुछ नाटक देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक। क्या होगा कि इससे हमारे नोट्स भी बन जाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा एक ही जगह पर, ठीक है। अब हम थोड़ा क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का अपने, ठीक है। ये कलर ठीक रहेगा। तो हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखेंगे। पहला देखेंगे वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, हिंसा हिंसा ना भवती, अर्थात इसका मतलब क्या है, हिंसा ना भवती। इसका मतलब है कि वेदों की हिंसा हिंसा नहीं है। ये कब आया है, 1873 में, ठीक है। दूसरा इनका नाटक है विशस्य विषमौसधम, विशस्य विषमौसधम, विषमौसधम, ठीक है। विशस्य विषमौसधम, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1876 ईस्वी। तीसरा जो इनका नाटक है वो है प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो आता है वो है नील देवी, नील देवी। इसका प्रकाशन क्या है, इसका प्रकाशन है 1881 ईस्वी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है, भारतेंदु जी का एक नाटक और है अंधेर नगरी, ठीक है। अंधेर नगरी बड़ा फेमस नाटक है इनका, अंधेर नगरी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1881 ईस्वी, ठीक है। और जो लास्ट इनका नाटक है वो है सती प्रताप, सती प्रताप, ठीक है। उसका प्रकाशन क्या है, 1883 ईस्वी, ठीक है। तो ये भारतेंदु जी के कुछ नाटक हो गए और हमने 1880 में तो देख ही लिया है भारत दुर्दशा, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब रचनाएं दी हुई हैं, उनके रचनाकार दिए हुए हैं, हमें उनका क्या करना है, अरेंज करना है उनके कालक्रम के अनुसार, उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार उन्हें अरेंज करना है। पहली रचना है कवि प्रिया केशवदास, प्रेम वाटिका रसखान, हरिचरित लालच दास, प्रेम सागर लल्लू दास, सुदामा चरित नरोत्तम दास, ठीक है। अब आपको इन्हें अरेंज करना है इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ठीक है।
तो बताइए क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा बी, मतलब पहले आएगा हमारा प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले से बाद के क्रम में अगर हम जाएंगे तो पहले आएगा, सॉरी, पहले आएगा सी नंबर हरिचरित लालच दास, उसके बाद आएगा सुदामा चरित नरोत्तम दास, उसके बाद कवि प्रिया केशव दास की, उसके बाद बी नंबर प्रेम वाटिका रसखान की, उसके बाद आएगा प्रेम सागर लल्लू लाल। अब ये तो हमने देख लिया, पर एक चीज जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रकाशन देख सकते हैं। रचना हम लिख लेते हैं और इनका, सॉरी ये थोड़ा हम पेन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका कौन सा है, बी नंबर सही था। अब हम इसका इंक चेंज कर लेते हैं जिसमें समझ में आए, ठीक है। ये हुई रचना और यहाँ पर हम इसका देखेंगे प्रकाशन वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो पहली रचना क्या थी, हरिचरित्र। हरिचरित लालच दास की जो रचना थी हरिचरित, इसका प्रकाशन क्या है 1528 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद है सुदामा चरित, सुदामा चरित, उसका प्रकाशन वर्ष है 1548 ईस्वी, ठीक है। उसके अलावा है कवि प्रिया, इसके रचनाकार कौन है, केशव दास, इसकी रचना, इसका प्रकाशन है 1601 ईस्वी में। उसके बाद है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1671, ठीक है। और फिर लल्लू लाल जी का है प्रेम सागर, लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1810 ईस्वी, ठीक है। ये हमारी रचनाएं हो गई, इनके रचनाकार हो गए, इनका प्रकाशन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपर्युक्त कथन किसका है? मल्लिका, कालिदास, विलोम, निक्षेप, बताइए। तो ये कथन है निक्षेप का। किसका कथन है? निक्षेप का, ठीक है। अब इसमें से कुछ एडिशनल पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। जैसे ये नाटक किसका है? ये नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक से स्टेटमेंट है, आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक का नाम क्या है? आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश हैं। और मोहन राकेश का एक और फेमस नाटक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा है, बड़ा फेमस है, उसका भी आ से ही नाम है, ठीक है। तो मोहन राकेश इसके रचनाकार हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन हुआ है 1958 में। आषाढ़ का एक दिन जो रचना है, जो नाटक है, उसका प्रकाशन है 1958 ईस्वी में, ठीक है। अब इसमें जो कथ्य है वो क्या है? इसमें जो है तो कालिदास जो है, कालिदास जो महाकवि कालिदास हुए, उनके जीवन पर आधारित एक काल्पनिक प्रसंग बताते हैं। कालिदास के जीवन जीवन के एक काल्पनिक प्रसंग, जीवन में आने वाले एक जीवन के काल्पनिक काल्पनिक प्रसंग पर आधारित है ये नाटक, ठीक है, प्रसंग पर आधारित है, ठीक है। और कुछ और चीजें हम इसमें देखेंगे तो मतलब इसमें उन्होंने ये दिखाया है इस नाटक में कि कालिदास जो थी उनके जीवन के एक प्रसंग दिया, उसका प्रभाव उनके जीवन पर, उनकी रचना पर उनका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। उन सब परिवर्तन जो आए कालिदास के जीवन में, जो परिवर्तन आए, उसका परिवर्तन जो आए कालिदास के जीवन में, उसका उन असर रचना और रचना कर्म और उनके जीवन पर क्या हुआ, ये दिखाने का प्रयास उसमें किया है, ठीक है। अब इसके कुछ हम क्या देख लेते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट देख लें, एक पेज ऐड करके। आषाढ़ का एक दिन का हमने प्रकाशन देख लिया है, 1958 ईस्वी है। रचनाकार मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र जो हैं ये आपको जानना बेहद जरूरी है। इसमें से है प्रमुख पात्र, प्रमुख पुरुष पात्र यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, पुरुष पात्र। इरेज ही कर लिया जाए ना, ये क्यों यहाँ पर काटा पीटी करी जाए। चलिए, पुरुष पात्र कौन से हैं? पुरुष पात्र, ठीक है। पुरुष पात्र में कालिदास हैं, कालिदास हैं, ठीक है। कालिदास के बाद और कौन आएंगे? कालिदास के बाद विलोम है, मातुल है, निक्षेप है, मातुल हो गए, मातुल हो गए, विलोम हो गए और निक्षेप है। हमने अभी कथन देखा है ना निक्षेप का, ये हो गया। अब नारी पात्रों की बात करें तो नारी पात्रों में है मल्लिका, अंबिका। मल्लिका जो इसकी प्रमुख पात्र है। अंबिका कौन है?
मल्लिका की माता जी हैं अंबिका, ठीक है, और प्रियंगु मंजरी, जिसके साथ प्रियंगु मंजरी कौन है? प्रियंगु मंजरी जो है तो कालिदास की पत्नी है। कालिदास का विवाह प्रियंगु मंजरी के साथ होता है। मल्लिका कौन है? कालिदास की प्रेयसी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इसमें कुछ गौण पात्र भी हैं, मतलब जो होते नहीं है सब्सिडरी पात्र, जो नाटक को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, गौण पात्र, उनको भी हम यहाँ पर देखते चलते हैं। इसमें है दंतुल, रंगणी, संगणी, ठीक है। उसके अलावा है अनुस्वार, ठीक है, अनुनासिक, अनुसार हो गए, अनुनासिक हो गए, ठीक है। ये कुछ गौण पात्र है, ठीक है। और कालिदास के इसमें जो है तो दुर्बल चरित्र दिखाया गया है। कालिदास का जो चरित्र है वो क्या है? दुर्बल है। किसका चरित्र है? कालिदास। इस नाटक में कालिदास को एक दुर्बल चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब आपको एक मैं नाटक आपको यहाँ बता दे रहा हूँ मोहन का, इसका 1963 में आया है, लहरों के राजहंस, ठीक है। अब एक नाटक आपको बताना है और बड़ा फेमस उनका नाटक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ नोट्स हो गए इससे संबंधित। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरी कसम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेंगी, इस हीरामंद को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। और इस बार जनानी सवारी औरत है चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रहा है, इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। अब इनको आपको अरेंज करना है सीक्वेंस के आधार पर, कहानी में जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट आए हैं उस आधार पर आपको अरेंज करना है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी। पहले आएगा ए, चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। ये एकदम कहानी की शुरुआत में ही ये आ जाता है, जब कहानी उसकी जब गाड़ी उसकी क्या नाम था इसके प्रमुख पात्र का? हीरामन जो है उसकी जब गाड़ी नेपाल की तराई के पास पकड़ जाती है, तभी वो उसके मन में ये ख्याल आता है, ठीक है। तो पहला कथन तो ये एकदम स्टार्टिंग में आ जाता है कहानी के, चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा डी, और इस बार जनानी सवारी औरत है चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रहा है, दूसरे नंबर पर ये आएगा, ठीक है। तीसरा फिर आएगा बी नंबर, इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है, ठीक है। फिर तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु है और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद है। चौथे नंबर में ये आएगा। और पांचवें नंबर में इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया पैसा, क्या करेंगे चादर, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो ये तीसरा कथन है, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद, ये कथन किसका है और किसने कहा है? और एक ये है हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया पैसा, ये किसका कथन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कुछ एडिशनल पॉइंट, कुछ नोट्स अपने देख लेते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम, कहानी का नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, उर्फ मारे गए गुलफाम, ये क्या है? कहानी है। इसके रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और हाँ, हम जो वीडियो लेक्चर कवर कर रहे हैं अपनी कहानियों को, उनमें से ये कहानी अभी आने वाली है, जल्द ही आएगी, तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा एक बार कहानी को, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी इसके रचनाकार हैं। और इस कहानी में क्या दिखाया है उन्होंने? इसका कथ्य क्या है? इसका जो कथ्य जिसे हम कहते हैं थीम या विषय वस्तु, उसमें क्या है? इसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने प्रेम, त्याग और ग्रामीण जीवन का यथार्थ दिखाया है। और ग्रामीण जीवन का यथार्थ दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसमें जो है तो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। हीरामन जो इसका प्रमुख पात्र, वो क्या है? एक
बैलगाड़ी चालक है। क्या है? बैलगाड़ी चालक। बैलगाड़ी चालक, ठीक है, बैलगाड़ी चालक है। और जो हीराबाई है वो नौटंकी कलाकार के बीच में, हीराबाई जो है, हीराबाई नौटंकी कंपनी में काम करती है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी है, मथुरा मोहन, और बाद में वो रोहता कंपनी में चली जाती है। इन दो कंपनियों में वो नौटंकी में काम करती है। तो इसमें क्या दिखाया है रेणु जी ने? इसमें उन्होंने दिखाया है कि एक जो बैलगाड़ी चालक हीरामन है और जो हीराबाई है, जो नौटंकी कलाकार है, उस उनके बीच पनपने वाले एक तरफा प्रेम और त्याग को दिखाया है इस कहानी में। एक तरफा प्रेम, एक तरफा प्रेम है, और साथ में क्या है? त्याग है इस कहानी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, रेणु जी के कुछ कहानी संग्रह हम देख लेते हैं लगे हाथ। रेणु जी के फणीश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु कहानी संग्रह, कहानी फणीश्वर नाथ रेणु कहानी संग्रह। हम अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनका ठुमरी। ठुमरी कहानी संग्रह कब आता है? 1959 ईस्वी में। दूसरा इनका कहानी संग्रह है आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1967 ईस्वी। ठीक है, तीसरी इनकी जो कहानी संग्रह है वो है अग्निखोर। अग्निखोर, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973 ईस्वी। ठीक है, ये सब नोट्स हैं, नोट्स आप बनाते चलिए साथ साथ, आपको बहुत फायदा होगा। एक श्रावणी दोपहर, एक श्रावणी दोपहर, ठीक है, एक श्रावणी दोपहर, इसके कौन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1984 ईस्वी। ठीक है, एक श्रावणी दोपहर की धूप कहानी संग्रह, ठीक है। और फिर है एक और है इनका अच्छे आदमी कहानी संग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1986। ठीक है, ये कुछ कहानी संग्रह है रेणु जी के। ठीक है, और हाँ, इनकी जो ये कहानी हमारे सिलेबस में जो लगी हुई है, तीसरी कसम और तुम्हारे गौर हम, इस पर एक हम क्लास करेंगे, कुछ ही दिनों में क्लास आएगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हमने अरेंज कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बात के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ काव्य सिद्धांत आए हैं, उनको हमने क्या करना है? कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। काव्य भाषा सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, उदात्तता का सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, मूल सिद्धांत। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है अपना सी, पहले आएगा विरेचन का सिद्धांत, पहले विरेचन का सिद्धांत, उसके बाद आएगा उदात्तता का सिद्धांत, उसके बाद काव्य भाषा का सिद्धांत, उसके बाद आएगा अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत, उसके बाद आएगा मूल सिद्धांत। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि इनके जो हैं प्रवर्तक कौन है। काव्य सिद्धांत जो है, काव्य सिद्धांत हमने देख लिया, कालक्रम देख लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको, इनके प्रवर्तकों को देख लेते हैं और इनका समय देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स भी हमारे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे काव्य सिद्धांत, काव्य सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे उनका समय, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रवर्तक उनके कौन है, प्रवर्तक कौन है। ठीक है, चलिए अब हम इंक चेंज कर लेते हैं अपनी, ताकि थोड़ा क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, पहला है विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत, इसके समय क्या है? 384 से 322 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है वो है उदात्तता का सिद्धांत। उदात्तता का सिद्धांत, उदात्तता का सिद्धांत है। ठीक है, इसका समय है 1 से 3 ईसवी सदी। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं लॉन्जाइनस। ठीक है, तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है काव्य भाषा सिद्धांत। काव्य भाषा, काव्य भाषा सिद्धांत, इसका समय है 1770 से 1850 ईस्वी। इसके रचना का वो सॉरी प्रवर्तक हैं विलियम
वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। चौथा जो है सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद, 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 ठीक है। अभिव्यंजनावाद, इसका समय कितना है? इसका समय 1866 से 1952 ईस्वी। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के कौन है? क्रोचे हैं, ठीक है। पांचवा जो है वो है मूल सिद्धांत। पांचवा हमने क्या देखा था? मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत। इसका समय है 1893 से 1979 और इसके प्रवर्तक है रिचर्ड्स, इसके प्रवर्तक है रिचर्ड्स। तो चलिए हमने ये सिद्धांत देख लिए पांचों, उनका समय देख लिया और उनके प्रवर्तक देख लिए। अब हम आते हैं 20वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, चीप की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद सामनाथ की पत्नी के हैं? कौन से संवाद सामनाथ की पत्नी के हैं? इनमें से हमें ये बताना है कि सामनाथ की पत्नी के इनमें से कौन से संवाद हैं। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। दूसरा, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें। सी नंबर, कोई ढंग की बात हो तो भी कहें, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीप को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। डी नंबर, वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनारा दी। ई नंबर, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। बताइए कौन से कथन सामनाथ की पत्नी के हैं? इसमें से जो है तो बी कथन जो है, बी नंबर सही है, मतलब ए और ई कथन किसके हैं? सामनाथ की पत्नी के हैं, ठीक है। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। ये कथन किसका है? सामनाथ की पत्नी का। और जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, ये दोनों कथन किसके हैं? पत्नी के हैं। अब ये जो कथन, 3 कथन है, ये किनके हैं? बी नंबर, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले। ये बी नंबर किसका कथन है? बताइए तो। बी नंबर किसका कथन है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। सी नंबर क्या है? कोई ढंग की बात हो तो भी कोई आगे, तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। ये किसका कथन है? ये सामनाथ का कथन है, मिस्टर सामनाथ का कथन है। वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनारा दे, ये भी सामनाथ का कथन है। आपको बताना है कि बी कथन किसका है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ठीक है, फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। आप सारे नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और नोट करते चलिएगा, तो आपको पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले पीवाईक्यू के साथ, मतलब कुछ और क्वेश्चन के साथ। ये 20 पीवाईक्यू हमने आज कर लिए। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप बताइए कि आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 20 क्वेश्चन किए हैं। जून 2025 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने 20 क्वेश्चन किए हैं पीवाईक्यू, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कितने पीवाईक्यू करने हैं, कितने क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। 20-20 ही रखें या 50 कर लें या फिर पूरे 100 एक साथ करने हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि इसके साथ हम क्या देख रहे हैं? पीवाईक्यू तो देख ही रहे हैं, क्वेश्चन, ना केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? नोट्स भी हमारे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। हम एडिशनल जानकारी भी देख रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य बनाकर रखिएगा। और हाँ, कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, आपके कमेंट से। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जो अभी हमारी कहानी की सीरीज चल रही है, कहानी अभी हम कहानी कर रहे हैं ना, कहानी कर रहे हैं, कहानी में हमारी लगभग 10 कहानियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। आप जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कहानी तो पढ़ाई ही है, उसके साथ मैंने शॉर्ट नोट्स भी कराए हैं, शॉर्ट्स नोट्स भी कराए हैं मैंने, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी कराए हैं, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में टोटल 21 कहानियाँ हैं, जिसमें से 11 कहानी बची हैं, जो कि मैं धीरे धीरे आपको सारी कहानियाँ करवा दूंगा। और एक चीज़ और, ये जो है तो चैनल जो है अपना पूरी तरह से फ्री है, मतलब सब कुछ संपूर्ण यहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा, वो भी कम्प्लीटली फ्री,
तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर बने रहिएगा और धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहानी आएगी और आप बता दीजिएगा आपको कहानी चाहिए या पीवाईक्यू चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।